क्लियर? ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसको आप हिंदी में क्या कहोगे? आरत्व चक्कर, या इसको आप रज चक्कर भी कह सकते हो, ऋतुस्राव भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं, फिर हम डायग्राम पर आएंगे। डायग्राम से हम इसकी बारीकियों को समझेंगे। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात यह है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये किस में होती है? ओनली फीमेल। और फीमेल कौन से? प्राइमेट्स गण की। कौन सी गण की? प्राइमेट्स गण की फीमेल्स जो होती हैं। ठीक है, इनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, जीवन भर नहीं चलती है। इनका एक निश्चित अवधि रहती है कि ये 45 से 50 की जो एज है तब ये प्रक्रिया, जो हार्मोनल जो प्रक्रिया है जिसमें हार्मोन्स बनना वगैरह जो होते हैं बंद हो जाते हैं, तो ये हार्मोनल प्रक्रिया 45 से 50 की एज में स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अगर आज की जनरेशन में अगर देखें तो ये 45 पर ही स्टॉप हो जाती है। ठीक है, 50 वाली कंडीशन तो तब लागू होती है जब जो फीमेल है वो एकदम वेलबींग है, मतलब एकदम स्वस्थ है, उसके किसी प्रकार की कोई और कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी से नहीं गुजर रही है, तब की कंडीशन। जब ये प्यूबर्टी में जब स्टार्ट होती है तो इसकी जो एज मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 13 से 14, कहीं कहीं आपको 12 से 14 एज भी मिलेगी। उस टाइम पे ये स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि भाई लगभग जो नॉलेज रखने वाला जीके का जो नॉलेज है, जीके का भी 1% बन जाता है ये, उसमें ये बात आई जाती है कि कब स्टार्ट होती है और कब बंद होती है। लेकिन एक बायोलॉजिकल कैंडिडेट के रूप में अगर आप देखो तो आपको पता है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इस एज में स्टार्ट नहीं होती। ये तो कब स्टार्ट हो जाती है? भ्रूणीय अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। सही तरीके से देखा जाए तो कब स्टार्ट हो जाती है? भ्रूणीय अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये नॉर्मल कंडीशन में होती है 28 से 29 दिन की। एकदम नॉर्मल कंडीशन तो इसकी कौन सी मानी जाएगी? 28 डेज। कितनी मानी जाती है? 28 डेज, 28 से 29 दिन की। ये नॉर्मल कंडीशन है इसकी। अब नॉर्मल कंडीशन में इतनी नहीं रहती है ये। अब नॉर्मल कंडीशन में इतनी नहीं रहती है। अब नॉर्मल कंडीशन में ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी जा सकती है। ठीक है, अब मोटे तौर पे हमने इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली बातें कर ली। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल के अंदर, ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर कौन सी वो घटनाएं, कौन से जो इवेंट हैं वो होते हैं जिसके कारण ये ब्लड प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, फिर ब्लड प्रोसेस बंद हो जाती है। ऐसा क्या होता है अंदर? ठीक है, हम उसी चीज को अब समझेंगे। क्लियर? तो ये डायग्राम आपको दिखा रखा है। ये डायग्राम 3-4 इवेंट को यानी 3-4 घटनाओं को ये प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है ये यूटेराइन इवेंट्स हैं। कौन से इवेंट्स हैं? गर्भाशय, गर्भाशय की घटनाएं। किसकी घटनाएं हैं? गर्भाशय की घटनाएं। ठीक है, तो ये लेयर दिखा रखी है, गर्भाशय की दीवार दिखा रखी है।
ये जो इवेंट दिखा रखे हैं आपको यहाँ पर, ये ओवरियन इवेंट्स हैं और हार्मोनल लेवल, यानी अंडाशय के अंदर जो हार्मोन का लेवल है वो किस प्रकार से चल रहा है। और अंडाशय के अंदर जो हार्मोन्स का लेवल है वो दो फॉर्म में चल रहा है यहाँ पे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नाम लिखा हुआ है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसी के साथ ओवरियन इवेंट्स और दिखा रखे हैं, ये तो हार्मोनल इवेंट्स हैं, और ये ओवरियन इवेंट्स वो दिखा रखे हैं जिसमें ये फॉलिकल फेज बन रही है। क्या बन रही है? फॉलिकल फेज, मतलब फॉलिकल यानी इसके अंदर ये जो इवेंट दिखा रखे हैं आपको, ये अलग अलग इवेंट हैं, ये गर्भाशय की घटनाएं हैं। ये जो घटनाएं हैं वो ओवरियन हार्मोनल लेवल्स हैं। कौन से लेवल हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के। और ये जो है पुटी के प्रावस्था। क्या है ये? पुटी के प्रावस्था, ठीक है। और ऊपर जो दिखा रखे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। कौन से हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड के, पीयूष ग्रंथि के। क्लियर? तो हम हमारी बात स्टार्ट करते हैं। देखो, इसकी जो प्रावस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है? एक तो होता है मेंस्ट्रुएशंस, एक तो होती है आरत्व प्रावस्था। कौन सी होती है? एक होती है पुटी के प्रावस्था। कौन सी होती है? एक होती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। एक होती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल प्रावस्था, ठीक है। कौन सी होती है? ल्यूटियल प्रावस्था। और इसी में सारी उसके आगे की इसी के अंदर आ जाए, ठीक है। ल्यूटियल प्रावस्था के अंदर ही एक जो होती है एल्बिकेंस प्रावस्था होती है, वो इसी के अंदर आ जाएगी। अगर देखा जाए तो ये चार प्रावस्थाएं हैं। कितनी है? एक तो है मेंस्ट्रुएशंस, आरत्व प्रावस्था। एक है फॉलिकुलर फेज, पुटी के प्रावस्था। और ये 14 डेज पर यहाँ पर ये जो होती है वो कौन सी है? अंडोत्सर्ग। और इसके आगे की जो है वो है ल्यूटियल प्रावस्था। आरत्व प्रावस्था की अगर हम बात करें तो आरत्व प्रावस्था क्या कहती है और ये क्या समझाना चाहती है? आरत्व प्रावस्था के अंदर क्या होता है? ये जो प्रावस्था होती है ये 3 से 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 3 से 5 दिन की होती है। इस प्रावस्था के अंदर, मतलब इस प्रावस्था का जो प्रारंभ है वो ऋतुस्राव से होता है। किससे होता है? ऋतुस्राव से, यानी जनन छिद्र से ब्लड के निकलने से ये प्रारंभ हो जाती है। ब्लड के निकलने से ये स्टार्ट हो जाती है जनन छिद्र से। तो इसको हम कहेंगे कि ये ऋतुस्राव से प्रारंभ होती है। कितने दिन की होती है? 3 से 5 दिन की। नॉर्मल कंडीशन में 3 से 5 दिन की होती है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि इस ब्लड के निकलने का कारण क्या होता है? ये ब्लड निकलता क्यों है? तो ब्लड के निकलने का कारण ये होता है कि यहां पर इस प्रावस्था के अंदर क्या होता है, जो गर्भाशय है
उसकी एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर होती है? गर्भाशय का अंत स्तर, जिसको हम क्या बोलेंगे? गर्भाशय का। ये टूटना स्टार्ट कर देता है। ये प्लस उसके साथ जो रक्त केशिकाएं हैं, रक्त केशिकाएं हैं और ये एंडोमेट्रियम लेयर है, ये टूटना स्टार्ट कर देती है। और ये जब टूटेगी तो शरीर का कोई ऊतक टूटता है, कोई अंग टूटता है तो ब्लड निकलना, ये क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वही इसको बनाकर रखने की कोशिश करता है। तो हार्मोन का लेवल कम होते ही ये टूटना स्टार्ट कर देती है। एक और इसका कारण होता है, जैसे ये पहले मोटी क्यों होती है, टूटेगी कब? बनकर ही तो टूटेगी। पहले बनेगी फिर टूटेगी, बनेगी फिर टूटेगी। तो ये बनती क्यों है? कारण ये बनती इसलिए है क्योंकि ये हर महीने तैयारी करती है। किसके लिए? अंडाणु के जायगोट के आने के लिए, कि जायगोट आ जाए, गर्भाशय से चिपक जाए और चिपकने से क्या बन जाए? एम्ब्रियो बनने लग जाए। लेकिन आपको पता है ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये टूटेगी किसमें? ओनली किसमें? अनमेरिड कंडीशन रहेगी तभी टूटेगी ये, या फिर आप कहो निषेचन नहीं होगा तब ही टूटेगी ये। तो जब ये टूटती है एंडोमेट्रियम लेयर, तो ये बाहर निकलने का इसके पास एकमात्र एक ही रास्ता होता है। कौन सा? जनन छिद्र से बाहर निकलेगा ये। इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है या फिर इसके ब्लड वगैरह है, जो भी टिश्यू वगैरह इकट्ठे हो गए वो बाहर इसी तरीके से निकलेंगे। अब गर्भाशय की जो दीवारें हैं पहले से तैयारियां करती है जायगोट के आने के लिए, लेकिन जायगोट आता ही नहीं है। अब जायगोट नहीं आता तो इसकी तैयारी क्या होती है? सारी खराब जाती है। ऐसी कंडीशन में ये वापस से अपनी दीवारों को तोड़ देती है और फिर ब्लड के जरिए बाहर निकलता है। अगले महीने ये वापस से पूर्व तैयारी करती है ताकि रोपण की प्रक्रिया हो जाए। ये इसमें चलता रहेगा फीमेल्स के अंदर। कब तक? 50 की एज तक ऐसा ही चलता रहेगा। अगर मैरिड कंडीशन में उसके ओवम से शुक्राणु का निषेचन हो जाता है और ऐसी कंडीशन में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है होना बंद हो जाती है और एंडोमेट्रियम लेयर टूटना बंद हो जाती है। तो वापस से सुनो, फर्स्ट फेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज में ब्लड प्रोसेस होती है, ये 3 से 5 दिन की होती है। आरतोप्रास्था का प्रारंभ इसी चीज से होता है कि ऋतुस्राव होने लग गया। ऋतुस्राव होने का कारण क्या होता है? गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये टूटना स्टार्ट करती है और टूटेगी तो ये जनन छिद्र से रक्त के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है। अब ये तभी टूटेगा जब अंड का निषेचन नहीं हुआ हो। अगर मुक्त अंड का निषेचन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम लेयर नहीं टूटेगी। देन वी से दैट शी इज प्रेग्नेंट। हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है ऐसी कंडीशन में। तो एक गर्भ धारण या गर्भ धारण करने वाली स्त्री जो है उसके अंदर सिंबल क्या है कि उसके वो प्रेग्नेंट हो गई है? उसका सिंबल क्या होता है कि उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आना बंद हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, ठीक है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के नहीं आने के और कोई भी कारण हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के नहीं आने के और कारण भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हैं? क्या हो सकते हैं? हाँ, कोई मानसिक या फिर शारीरिक अवसाद है, मानसिक बीमारी है या फिर कोई शारीरिक कंडीशन में भी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आना बंद हो सकती है। तो हम इसको कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई वो प्रेग्नेंट हो गई। ये एक परिचायक जरूर है
एक सिंबल जरूर है इस चीज का, लेकिन कंप्लीटली हम इस चीज को आइडेंटिफाई इस चीज से नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा देखो रेड कलर का दिखा रखा है ब्लड सा, तो ब्लड का मतलब ये जो अवस्था चल रही है, और यहाँ पे देखो ये गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार यहाँ पे इतनी मोटी है और यहाँ पे एकदम कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, गर्भाशय की दीवार यहाँ से टूट गई, फिर वापस से बन रही है ऐसे, फिर वापस नीचे जा रही है, वापस टूट जाएंगी, फिर वापस बन जाएंगी, चलता रहेगा इन। हार्मोनल प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहेगी इसके अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं पुटी के प्रावस्था की। कौन सी प्रावस्था? पुटी के प्रावस्था में क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप गर्भाशय को छोड़कर एक बार पुटी के प्रावस्था को समझा दो। इसमें प्राथमिक पुटक से वृद्धि करता हुआ धीरे धीरे वो किस में बदल जाएगा, मैच्योर फॉलिकल, जिसको आप कहते हो ग्राफियन पुटक। इसको क्या कहते हो आप? ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक में बदल जाएगा, ठीक है। साथ साथ यहां पर क्या होगा, ग्राफियन पुटक में जब बदल जाएगा, और साथ साथ यहाँ क्या होगा कि जो गर्भाशय की दीवारें टूट गई थी ना, वो वापस से क्षतिपूर्ति करना स्टार्ट कर देंगी अपनी, और मोटी और ग्रंथिल हो जाएंगी वापस से। यहाँ टूट गई थी, अब यहाँ वापस से बनना स्टार्ट कर रही है, इसके साथ साथ देखो वापस से बनना स्टार्ट कर रही है। समझ में आ गई बात? हाँ, ग्राफियन पुटक जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे जो क्षतिग्रस्त दीवारें थी गर्भाशय की, एंडोमेट्रियम लेयर थी, वो वापस से बनना स्टार्ट कर देती हैं, वापस से बनना, और वापस से ग्रंथिल हो जाती है, मोटी हो जाती है, अपनी जितनी भी क्षति थी, हानि थी, उसको वो पूरी कर लेती है। हाँ, 14 डेज पर, 14वें दिन पर, लगभग 14वें दिन पर आरत्व प्रावस्था के मध्य में, बीच में क्या होता है, आरत्व प्रावस्था के बीच में क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि के जो दोनों हार्मोन है एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ने लग जाता है। किसका? और ऐसी कंडीशन में एलएच का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और एलएच अपने चरम लेवल पर चला जाता है, पीक पे चला जाता है, चोटी पे चला जाता है। इस एलएच के बढ़े हुए लेवल को हम क्या कहेंगे? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज के कारण ये जो ग्राफियन पुट्टिका ये फट जाएगी। समझ में आ गई बात? एलएच के कारण ये फट जाएगी और ओवम जो है बाहर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ओवुलेशन, या फिर हिंदी में आप कहोगे अंडोत्सर्ग। ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। ये कौन से डे पे होता है? 14 डेज पर, 14 डेज के आसपास या 14 डेज पर, ठीक है। तो 14 डेज पर ये प्रक्रिया हो गई। इसके बाद में क्या होता है आगे? फिर बात चलती है ल्यूटेल फेज की। कौन सी फेज की चलती है? ल्यूटेल फेज की ये प्रावस्था चलती है। ल्यूटेल फेज में क्या होता है कि जो बची हुई ग्राफियन पुट्टिका है वो धीरे धीरे एक पीले रंग की कोशिका में चेंज हो जाती है, जिसको आप क्या कहते हो? कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हो? कार्पस ल्यूटियम। समझ में आ गई बात? और ये जो अंडाणु निकल गया है ये आगे जाके किससे मिल जाएगा? शुक्राणु से। किससे मिल जाएगा? अगर शुक्राणु से मिल जाता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये स्थायी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर शुक्राणु से मिल जाता है तो कार्पस ल्यूटियम स्थायी हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ा देगा। कौन से हार्मोन के लेवल को बढ़ाने लग जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो आप जानते हो, उसको एक नया नाम और दिया जाता है गर्भधारण हार्मोन। कौन सा? ऐसी कंडीशन में ये बन तो गई थी, टूटी तो यही थी, ये पुट्टे की प्रावस्था में बन तो गई थी,
अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको टूटने ही नहीं देगा। समझ में आ गई बात? कब तक? अगले 9 मंथ तक इसको टूटने ही नहीं देगा। जब तक वो प्रेग्नेंट रहेगी तब तक इसको टूटने ही नहीं देगा और बना के रखेगा ऐसे। समझ में आ गई बात? यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है अपने, ठीक है। कुछ दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है इससे निकलेगा, उसके बाद में प्लेसेंटा से निकलना स्टार्ट हो जाता है। किससे? यानी 4-5 महीने तो इससे निकलेगा, उसके बाद में प्लेसेंटा भी तो बन जाता है भाई। इधर ये जाइगोट बन रहा है तो ये भी तो अपनी प्रक्रिया कर रहा है। अब ये यहाँ पे क्या बना लेगा? प्लेसेंटा बना लेगा। और प्लेसेंटा जानते हो आप क्या होता है? प्लेसेंटा भ्रूण और माता के बीच एक ऐसा कनेक्शन होता है बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर। इनके बीच में एक ऐसा कनेक्शन होता है दैट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट, जो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। अदरवाइज जो फिकल मटेरियल होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको वो एग्जिट करवाता है फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर ब्लड। यानी माता से पोषक पदार्थों को वो भ्रूण के पास भेज देता है और भ्रूण के जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको वापस से माता के ब्लड में डाल देता है। ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। तो प्लेसेंटा एक इंपॉर्टेंट रोल करता है और प्लेसेंटा से भी कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो कुछ टाइम तक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम से निकलेगा। इसके अलावा बाद में ये कार्पस ल्यूटियम से निकलना बंद हो जाता है और फिर उससे निकलने लगे, लेकिन ये 9 महीने तक स्थायी रहेगा, कार्पस ल्यूटियम खराब नहीं होगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा? ये तो कंडीशन है कब की, ये सारी कंडीशन कब की है? जब निषेचन हो जाए। अगर निषेचन नहीं हो तो आगे क्या होगा? तो यहां पर तभी टूटा, यहां पर ये दीवार क्यों टूटी? निषेचन नहीं हुआ था, यहां पर निषेचन नहीं हुआ था, ये दीवार टूट गई। मान लो निषेचन हो गया तो वापस से बन गई, और बन गई तो ये बनी रहेगी आगे तक गर्भाशय की दीवार। अब निषेचन वापस से नहीं हुआ, निषेचन हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? निषेचन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये अपहासित हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी और कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी। यानी कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी, रिग्रेसिंग हो जाएगी, ये कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी। कार्पस एल्बिकेंस में बदलते ही इसका ये अपना काम ही बंद कर देती है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को डाउन कर देगी, एकदम से कम कर देगी। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल डाउन हो जाएगा, ये देखो ये डाउन हो रहा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल, वैसे ही गर्भाशय की दीवारें वापस से टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ गई? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन होते ही गर्भाशय की दीवारें वापस से टूटना स्टार्ट हो जाएंगी और यहां तक होते होते वापस से 28 दिन हो जाएंगे और वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी 3 से 5 दिन की, वापस से फिर यही प्रोसेस होगी। ऐसे ये इसके अंदर 45 से 50 एज तक चलता रहेगा नॉन स्टॉप तरीके से। अगर निषेचन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और निषेचन नहीं होता है तो सारी जो फिजियोलॉजी है जो चल रही है वो वापस ऐसी की ऐसी प्रोसेस में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, कोई प्रश्न पूछना है? कोई प्रश्न पूछना है आपको?